तो जाहिर सी बात है कि आज हिंदुस्तान के लिए तारीखी दिन है और खासतौर से जम्मू कश्मीर पर सरकार ने तारीखी फैसला लिया है। इस बीच लगातार राज्यसभा में बहस चल रही इस पूरे मामले पर, लेकिन आवाम का और सियासतदानों का क्या कुछ रिएक्शन है, क्या कुछ रद्द अमल है, उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। लद्दाख के रुकने पार्लियामेंट जेपी नमग्याल का क्या कुछ कहना है इस तारीखी फैसले पर, उनका बयान भी सुनिए। वेलकम करते हैं सर, लेकिन विधानसभा केंद्र शासित बनने से विकास तो होगा ही, क्योंकि लद्दाख वाले हमेशा देशभक्त आज तक रहा है, इसका कोई सर्टिफिकेट किसी को देने की जरूरत नहीं है। और लद्दाख वाले ने हमेशा चाहा है कि भारत सरकार के साथ डायरेक्ट जुड़े, इसलिए हमने यूनियन टेरिटोरी का मांग किया है। अब लद्दाख का तो विकास होगा ही होगा, साथ ही साथ देश के सीमा सुरक्षा के लिए और एक जोर बल मिले, क्योंकि लद्दाख चाहते थे कि एक यूनियन टेरिटोरी बने, फ्री लद्दाख फ्रॉम कश्मीर हो। कश्मीर के जो डोमिनेंसी से, कश्मीर के जो डिस्क्रिमिनेसी से लद्दाख को मुक्त मिले, वो आज होने जा रहा है। हम इस बिल का वेलकम करते हैं। असेंबली नहीं होगी सर, सीधे केंद्र का शासन होगा वहां पर, तो क्या आपकी जो नहीं, कुछ तो हो रहा है। अभी तक जिन्होंने इसका सुनवाई नहीं किया, पिछले 65 साल तक जिन्होंने इस डिमांड का सुनवाई नहीं किया, लेकिन आज इस बात का सुनवाई तो हो रहा है, हम इसका वेलकम करते हैं। एक आखिरी सवाल है सर, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टियां हैं उनकी तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला, जो रिएक्शन दे रहे हैं, क्या कहेंगे सर? उनको आपको पता है, वहाँ पारिवारिक पार्टी है, न देश के हित में वो लोग नहीं सोचेंगे, न जम्मू कश्मीर के विकास के बारे में नहीं सोचेंगे। उनको अपना फैमिली बिजनेस चलाना है, तो उसी को लेके वक्तव्य दे रहा है। ये पूरे भारतवर्ष के हर नागरिक जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मरकज के इस तारीखी फैसले के बाद लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, रद्द अमल आ रहे हैं, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में क्या कुछ चल रहा है, यहां के ताजा हालात का जायजा हमारे नुमाइंदे ने लिया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। रियासत जम्मू कश्मीर में गैर यकीनी सूरत हाल को लेकर आज कुपवाड़ा जिले में भी कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। अगर सरकारी तौर पर कर्फ्यू का ऐलान नहीं किया गया है, तमाम एंट्री पॉइंट्स जो रखे गए हैं, वहाँ पर पुलिस, सीआरपीएफ और फौज की टुकड़ियां भी तैनात की गई है। किसी भी शख्स को जो है किसी जगह जाने की इजाजत नहीं है। तमाम एंट्री पॉइंट जो है वो सील किए गए हैं। इतना बड़ा जो है लोगों के लिए जो है मुश्किलात पैदा किए जाने के, जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर तेल खत्म किया हुआ है, जो यहाँ पर ये हालात कुपवाड़ा के थे। लेकिन इसके अलावा अगर हम साउथ कश्मीर की बात करते हैं, यहां पर अनंतनाग के हालात क्या कुछ हैं, किस तरह से कर्फ्यू यहां पर पसरा हुआ है, यहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अनंतनाग की तस्वीरें, मौजूदा हालात के तनाजुर में ज़िला अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी सख्त इम्तनाई अहकामात नाफिज किए गए हैं, जबकि ज़िला सदर मुकाम कस्बा अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सख्त तरीन कर्फ्यू नाफिज है और बंदिशें आयद की गई है। और आप देख सकते हैं कि किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए किस तरह से CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की खदमात जो है वो तलब की गई है। और ये लाल चौक का मंजर है जहाँ पर जो पूरा एरिया है उसको सील कर दिया गया है, और ये कोशिश की जा रही है कि जो आम लोगों की नकलो हमल है या फिर सिविलियन ट्रैफिक की जो मूवमेंट है वो महदूद रहे, वो बंद रहे। और इस हवाले से जो CRPF की इजाफी कंपनियां हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और आप देख सकें कि किस तरह से पूरे जो CRPF एहलकार है या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे, अब देखना ये होगा कि आइंदा दिनों में हालात कौन सी करवट लेते हैं, कौन सा रुख लेते हैं, और जो अमन कानून की जो सूरत हाल है या फिर आम जिंदगी जो पटरी से नीचे आ गई है, क्या वो आइंदा दिनों में बहाल हो सकती है, और क्या इंतजामिया इसमें जो इकदाम उठा रही हैं वो कारगर साबित हो सकते हैं। तो ये तस्वीर अनंतनाग की थी। लगातार जम्मू कश्मीर के हालात इस वक्त क्या कुछ हैं, क्या कुछ सरगर्मियां चल रही हैं, क्या कुछ हलचल है जम्मू कश्मीर में, अलग अलग इलाकों पर न्यूज़ 18 उर्दू की नजर बनी हुई है। लेकिन इस बीच मुल्क के दूसरे हिस्सों में जिस तरह से कश्मीरी पंडित आबाद हैं, इनका क्या कुछ सरकार के इस तारीखी फैसले पर कहना है, वो बयानात भी हम आपको सुना रहे हैं। यूपी के कानपुर में इसी तरह एक कश्मीरी पंडित फैमिली रहती है, उसका क्या कुछ इस फैसले पर कहना है, इससे हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की है। ये पूरी बातचीत हम आपको सुनवाते हैं। पिछले 3 दशकों से अपने घर को छोड़कर बेघर हुए ये कश्मीरी पंडितों के लिए आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। सरकार के इस पहल के बाद से कश्मीरी ब्राह्मण्स का कानपुर में क्या रुख है, उसको जानने के लिए इस वक्त मैं कानपुर में कश्मीरी पंडित महासभा के जो पूर्व अध्यक्ष उनके साथ खुद मौजूद हूँ। सर, आज जिस प्रकार से इनिशिएटिव स्टेप उठाया गया, क्या रिएक्शन है आपका? हमारे लिए तो इससे बड़ी कोई खुशी, जिसका इंतज़ार हम कई सालों से कर रहे थे, वो आज मोदी जी की वजह से हो गया।
हमें वो रातें याद आ रही हैं जिस वक़्त हमें रात के 12 बजे, सर्दियों का दिन थे 1990 में, दिसंबर का महीना, कड़कती सर्दी, अपनी जवान बेटियों, औरतों के साथ ट्रकों में भर भर के हम लोगों ने कश्मीर छोड़ा। और उस वक़्त जो नारे, डरावने नारे दिए जा रहे थे वो ये थे कि सिर्फ ये जो आदमी लोग हैं, मर्द हैं, ये वैली छोड़ के जाएं और अपनी औरतों को और अपनी जवान लड़कियों को हमारे लिए छोड़ जाएं। इतना था, इतना डरावना सीन था। उन्हीं दिनों की ये बात है कि हम लोग वैली छोड़ के जम्मू, कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई महाराष्ट्र, लेकिन भगवान की कृपा ये थी कि 100% कश्मीरी पंडित, 4 लाख लोग वहाँ से भागे थे हम। और लेकिन अच्छाई ये थी कि हम लोग सभी पढ़े लिखे थे, सभी 100% लिटरेसी थी। कहीं ना कहीं सब एडजस्ट हो गए और रह तो अभी भी रिफ्यूजियों की तरह ही रहे। हमारा स्टेटस इंडिया में अभी भी रिफ्यूजी हैं हम, माइग्रेंट बोलते हैं हमें, कश्मीरी माइग्रेंट। ये जो कलंक था वो आज मोदी जी ने ख़त्म कर दिया। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। निश्चित तौर पर महिलाओं ने बहुत चीजें फेस की, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आज आपकी खुशी कुछ कह रही है, आपके चेहरे की खुशी कुछ कह रही है? आज तो मेरे बहुत खुशी हो रही, क्योंकि बचपन से पली हूँ, कश्मीर में ही पली हूँ, बड़ी हूँ। लेकिन आज जो खुशी हमें मिली, इससे ज़्यादा खुशी हमें कभी ज़िंदगी में मिली ही नहीं है। मोदी जी की जय हो। मोदी जिसने इस सरकार ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम अपनी खुशी बयान ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपके आंसू क्या कह रहे हैं कि कैसे हम पढ़े लिखे वहीं पे, बचपन से पले हैं वहीं पे, और ऐसे हमारे माँ बाप ऐसे घर छोड़ने पड़े और ऐसे हमारे घरों को उन्होंने बेच के कर दिया कि जैसे कोई कूड़ा करकट था। और अपना घर छोड़ के हम ऐसी जगह आए, रिफ्यूजी आधे बन गए, कैसे कैसे हम टेंटों में बैठे हैं लोग। और जो पढ़े लिखे थे वो थोड़ा सेटल हो गए, जो नहीं थे वो बेचारे टेंटों में बैठे रहे, रिफ्यूजी की तरह बन रहे। आज हमें लगा है कि आज मोदी जी ने हमारे साथ बहुत इंसाफ कर दिया है। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ना तो आज ईद है ना दिवाली, लेकिन हम कश्मीरी पंडितों के लिए आज सबसे बड़ा महा उत्सव है। आज की जो ये डेट है, ये हमारी कश्मीरियों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट और हमारे लिए एक फेस्टिवल की तरह बन चुका है ये। सो आई एम वेरी। चलिए, यूथ हमारे साथ हैं, करें आप कुछ तो। जो देश के नागरिकों को सुविधाएं मिलती है, जो कानून का फायदा मिलता है, वो कश्मीर के हमारे भाई बहनों को नहीं मिलता। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान, ये कैसे चलेंगे? और इसलिए ये अलगाववाद क्यों बढ़ा? कभी तो एक बार झांक कर देखिए, हम एनालिसिस करें। आपने जम्मू कश्मीर के लिए जिस तरह से अलग प्रोविजन किया और लगातार अलगाववाद की एक नई भावना पैदा हुई, उसमें भी उसका कारण है, ये हमें समझना चाहिए। तो ये आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी भारत में भी, लेकिन जैसे पार्लियामेंट स्थापना हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हुई। उसमें किसी ने यह नहीं कहा कि अन्याय किया। तो जो भारत में अन्याय नहीं है वही आज लागू होता है जम्मू कश्मीर में, तो वो अन्याय कैसे होगा? और आज हमने देश भर में 12 लाख टीचर्स को, और कपिल जी को मालूम है कि आरटीई लागू होने के बाद जो शिक्षक अप्रशिक्षित थे, उन अप्रशिक्षित शिक्षकों को 2 साल का डीएड करने का जरूरत था। हमने 14 लाख लोगों को, 14 लाख टीचर्स को देश भर में ये शिक्षा दी। दे आर नाउ वेल इक्विप्ड। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं कश्मीर के शिक्षकों को प्रशिक्षण नहीं दे सका। वो डीएड बीएड सभी नहीं है सर, जानकारी मेरे पास भी है, सभी नहीं है। कश्मीर की जनता, कश्मीर के जनता और छात्र, इसीलिए मैं कहता हूं, ऐसा है, आपने आरटीई का जरा देखिए, 5वीं तक, मैं वही बता रहा हूं, 5वीं तक जिसको पढ़ाना है
उसको डीएलएड करना जरूरी होता है, लेकिन वो नहीं थे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कश्मीर में छात्र अध्ययन करना चाहते हैं। अभी हम प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप्स देते हैं, 5000 स्कॉलरशिप्स मिलती है, 1.5 लाख से 4 लाख रुपए तक का। उसको सही जगह उनको देश भर में शिक्षा मिलती है। 5000 के लिए जब हम सबके साथ छात्रों के संवाद करते हैं तो 40-40 हजार छात्र आते हैं, जिनकी इच्छा होती है हमें चाहिए, और इसलिए ये स्कॉलरशिप्स भी बढ़ रहे हैं। तो मेरा एक ही सवाल है, मुझे कोई इसका जवाब दे कि देश भर के लोगों को जो कानून लागू है, देश भर के लोगों को जो फायदा मिल रहा है, वो कश्मीर के नागरिकों ने क्या गुनाह किया है कि उनको फायदा नहीं होगा। और इसलिए ये सबके साथ सब समान देश एक है, तो एक कानून है, और एक कानून के साथ हम कश्मीर भी वैसा ही जैसे सारे देश है, वैसा ही कश्मीर भी हमारा एक अच्छा प्रदेश है, और उसको भी विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। इसीलिए ये बिल लाया है, यह हमें समझना चाहिए। और इसके लिए सही में अनेक पार्टियों ने समर्थन किया। आज का दृश्य देख के मुझे बहुत आनंद हुआ, लेकिन फिर भी 3-4 दलों ने नहीं किया। मैं कहता हूं कि अभी भी लोग देखें कि भाई 24 घंटे में बाहर क्या रिएक्शन है, और कल जब लोकसभा में जाएगा बिल तब जरूर आपके दल भी भूमिका बदलेंगे और लोगों के भावनाओं के साथ, लोगों की आकांक्षाओं के साथ रहेंगे, क्योंकि लोगों की आकांक्षा तरक्की की है। भारत बदल चुका है, भारत के नौजवानों को और लोगों को अब तरक्की चाहिए। दे वांट पीस एंड प्रोग्रेस, नॉट टेररिज्म। और इसलिए अलगाववाद नहीं, अलगाववादियों को गिरफ्तार करके रखा, उनकी सिक्योरिटी कम किया, तो उसके खिलाफ कहां कोई आंदोलन प्रदर्शन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि लोग अलगाववादियों के साथ नहीं है। कश्मीर की जनता, कश्मीर के आवाम हमेशा अच्छा तालीम, शांति, तरक्की चाहती है, और वो तरक्की, शांति और काम करने के लिए आज ये बिल जो आए, तीनों चारों कदम, ये मुझे लगता है आगे चल के देश के इतिहास में बहुत मील का पत्थर साबित होंगे। इसलिए हमें सबको समर्थन करना चाहिए, यही मैं अपील करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, it's a... Please, sir, I have permitted. I am presiding over the house. Thank you, sir. And also deciding. Why are you worrying? Sir, thank you, sir. Sir, 2 rules, sir. Sir, 69(2), sir. Sir, the bill on the content about constitutional immorality and why we bring the constitutional immorality and the procedural harakiri. Sir, the procedural harakiri refers to point 69(2), because, as you said, sir, you gave us the time, but in that limited time, we could not even move any other motion. Sir, one more point, sir. On the that has been already addressed. We have given 4 hours for the amendments. Please. Sir, 4 hours. Sir, now 258. Sir, rule 258. I must bring this to your notice, sir. Please. You don't in between. No, sir, 258. I have a genuine problem. I'm concerned about my members of parliament who left Calcutta at 6 a.m. to reach here at 8:30 to participate in the voting. They have been diverted to Amritsar because of troop movement in Delhi. So what? So, sir, it happens to people also. Delay this by half an hour so my MPs can come, because procedural harakiri is happening. Okay, we'll do constitutional immorality is happening, sir. No, please don't make sweeping remarks. You made a request. I will consider that. The minister has to come from the other house also. So we'll have special mentions now, as I said in the morning, and after that again we'll resume. I have again now 8-9 names. Alone, na? रंगपा जी बताए क्या? 2 मिनट एक्स्ट्रा मांगा था वो, और You want to speak 2 minutes? 2 minutes, please. रामगोपाल यादव जी.
Please, हर एक व्यक्ति बोला क्या? What is this? Your party's time is over. 2 मिनट क्या 5 मिनट? Don't get unnecessary this thing. Sir, talk to your minister. Talk to your parliamentary affairs minister. थैंक यू सर। अभी मैं सुन रहा था deal with various people in the house. सर 0 over वाला मैं कहाँ? सुन रहा था 0 over इसके बहुत जिम्मेदार मंत्री रहे और अब भी मंत्री। The house and the chairman is at liberty to alter the timings and also adjust according to the situation that is required. Please understand this. That's why you have adjusted. मैंने आपको बुलाया। तो अभी जावड़ेकर साहब सर बोल रहे थे, तो 11 साल तो ये भी सरकार में पूरी तरह से रहे हैं, तभी कुछ कर देते जितना सब पे लांछन लगा रहे, कभी तक कुछ नहीं हुआ। 5-6 साल 1 महीना 13 दिन अटल जी रहे और 5 साल से मोदी जी रहे, दोनों इतने दिन रहे कि नहीं रहे? तो सब पर लांछन मन लगाइए, आप भी उसके भागीदार। अच्छा। दूसरे ये सर, मैंने सुबह एक मामला उठाया था और माननीय गृह मंत्री जी ने उसका बहुत ही सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया था। आई वॉज सेटिस्फाइड। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, माननीय लॉ मिनिस्टर यहाँ हैं, हमें एनलाइटन करें कि जब आपने टेरिटरीज बना ली, यूनियन टेरिटरीज, तो भारत के संविधान में 29 की जगह 28 राज्य और 7 की जगह 9 यूनियन टेरिटरी लिखनी पड़ेंगी। लिखनी पड़ेंगी, नहीं लिखनी पड़ेंगी? ऐसे ही लिख देंगे या संविधान में संशोधन करके लिख देंगे? That's why I want to know it. Right. Now शेड्यूल 1 में yes, पहली अनुसूची। होम मिनिस्टर है ना, आने के बाद ही लॉ मिनिस्टर है। लॉ मिनिस्टर से मैंने पूछा, रविशंकर जी, some enlightenment has to be there. माननीय रामगोपाल जी बड़े अनुभवी सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से सदन में हैं। 4 प्रदेश बने थे जिसमें मैं भी था और आप भी थे, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। वो तीनों प्रदेश अलग अलग कानून से बने थे और वो तीनों प्रदेश के बनने के बाद जो नए प्रदेश बने तो परिशिष्ट में भारत के प्रदेशों की संख्या बढ़ गई। तो ये जो नए प्रदेश साधारण कानून संसद के द्वारा पारित करने के कारण बने, उसके परिणाम स्वरूप शेड्यूल में परिवर्तन हो गया। तो शेड्यूल में परिवर्तन के लिए कि संख्या 29 है कि 28 है, कोई संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि सेक्शन 3 में ये साफ। राइट। धन्यवाद। Right. See, we must really have such doubts to be raised meaningfully and then some response from the other side. This is the way we have to conduct ourselves, nothing wrong. सर वैसे सर रामगोपाल जी मेरी बात मान लेते हैं सर, ये मेरा खुशकिस्मती है। Gentleman, na, that's a problem. Dr. Sonali Mansingh, I am taking 0 hours, giving a break for some time. After that, we will revert back to the legislative business. Please try to understand. First is Sonali Mansingh, then Santa Chetri, Vijay Goyal, Ram Kumar Kashyap, Rakesh Sinha, Vandana Chavan. Yeah, ma, you know. What has happened between 10:30 and 11 o'clock? तो लगातार राज्यसभा में इस मामले पर बहस चल रही है। आज हिंदुस्तान के लिए एक तारीखी दिन है। जम्मू कश्मीर पर बड़ा फैसला और तारीखी फैसला मरकजी सरकार ने लिया है और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि मरकजी सरकार ने हदबंदी के लिए जल्द कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इस पर और अपडेट लेंगे। मेरे सहयोगी, मेरे साथी विनीत इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। विनीत, कहा यह जा रहा है कि मरकजी सरकार हदबंदी के लिए जल्द कमेटी बनाने का ऐलान कर सकती है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास विनीत? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है और जो मैं एक कमेटी के माध्यम से ही, अगर हम डिलिमिटेशन के बारे में बात करें या फिर जो अगर राज्यों को बंटवारा होता है तो उसे एक कमेटी के माध्यम से ही बनाया जा सकता है, तो उसको लेकर के सरकार फैसले का ऐलान कर सकती है। तो हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी तरह से जो औपचारिकता होती है, औपचारिकता पे सरकार पूरी करने में की दिशा में बढ़ रही है और जो जरूरी की चीजें हैं, चाहे वो स्टेट को रिफॉर्म करने की बात हो रही है, स्ट्रक्चर करने की बात हो, तो उसके लिए जो आवश्यक समय जो स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है उसके लिए सरकार में समिति का निर्माण कर सकती है। हालांकि इसको लेकर के अभी सरकार की ओर से कहा जाना बाकी है, लेकिन
सरकार इस पर जल्द से जल्द फैसला लेगी। जी बिल्कुल। विनीत, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यह हदबंदी यूनियन टेरिटरी के हिसाब से होनी है, लद्दाख का हिस्सा अलग होगा, जम्मू कश्मीर का हिस्सा अलग होगा। सवाल ये उठता है कि इस कमेटी में कौन से लोग होंगे, जिस कमेटी की बात ये सरकार कर रही है? हाँ जी, अगर हम लोगों के बारे में बात करें तो इसको लेकर के अभी भी सरकार को फैसला लेना है, लेकिन इसकी जो मैं एक रिस्ट्रक्चरिंग के लिए या फिर जो मैं न सिर्फ मैं सीमा के बंटवारे के लिए बल्कि रिसोर्सेज के बंटवारे के लिए फिर या फिर बात करें मैं जो पूंजी के बंटवारे के लिए, जो विभिन्न कैडर के बंटवारे के लिए स्पेशलाइज्ड समिति की जरूरत होती है। जैसा कि हमने पहले भी देखा, अगर हम आंध्र प्रदेश के जो रिस्ट्रक्चर के लिए जो एक कमेटी बनी थी, निश्चित तौर पर इसी तर्ज पर यहाँ पर भी कमेटी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जी निश्चित तौर पर यहाँ पर भी एक कमेटी बनेगी और वही कमेटी जिस तरह से सुझाव देगी उसी तरह से फिर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन अब अभी भी उसमें कुछ टेक्निकलिटी का निश्चित तौर पर इसमें केंद्र और राज्य के अधिकारी भी शामिल होंगे और कुछ विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन ये जो फैसला है वो अंतिम फैसला अभी केंद्र सरकार को इस पर लेना बाकी है। बिल्कुल। और विनीत, क्या इस खबर से, जो खबर है कि हदबंदी के लिए जल्द कमेटी बनाई जाएगी, क्या इससे यह इशारा नहीं मिलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र की सरकार है, वो कहीं ना कहीं यह हदबंदी का काम मुकम्मल करने के बाद ही अब चुनाव कराएगी? चाहे लद्दाख की बात करें या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अब जो चुनाव होने हैं वो इस हदबंदी के बाद ही होंगे। आज निश्चित तौर पर मैं एक यहाँ पर जो अगर हम चुनाव के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी बात यहाँ पर लगातार ये होती रही है कि चूंकि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से शांति और व्यवस्था का माहौल नहीं है, इसीलिए अभी चुनाव नहीं करवाया जा रहा। अब यह देखना यह है कि क्या इसके बाद की स्थिति क्या होती है। जरूरी जो है वो भैया यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि जम्मू कश्मीर में शांति हो, शांति बहाली हो और केंद्र सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। और इस ऐसे में ये जो महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि क्या शांति बहाली में प्रक्रिया के बाद में या फिर जो डिलिमिटेशन की प्रोसेस है या राज्य का जो विभाजन है उसके बाद में इस तरह की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह अभी ऐसे सवाल हैं जिस पर केंद्र सरकार को, जिस पर चुनाव आयोग को आदि को फैसला लेना है और यह भी देखना है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति कैसी है। क्योंकि मैं जिस तरह से कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ पार्टियां इसके समर्थन में हैं, तो क्या स्थिति जम्मू कश्मीर की बनती है, यह सब अभी जो सवाल के जवाब है ये कुछ दिन बाद खुद ब खुद सामने आ जाएंगे इनके जवाब। अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के मन में ये बात भी जरूर होगी कि जो चुनाव है वो बाद में करवाए जाए, क्योंकि दो स्टेट अलग अलग स्टेट बनेंगे और इसी के अनुसार ही चुनाव करवाए जाए। जी बिल्कुल विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए तमाम खबरों पर। जाहिर सी बात है कि मरकजी सरकार का यह बड़ा कदम और इस कदम के बाद एक और बड़ा ऐलान मरकजी सरकार ने किया है कि हदबंदी के लिए जल्द कमेटी का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इस बीच जम्मू खित्ते में क्या कुछ चल रहा है, जम्मू की क्या कुछ सरगर्मियां हैं, जम्मू में क्या कुछ हलचल है, चलेंगे सीधे मेरे साथ समीर भट्ट जो कि नुमाइंदे हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, क्या कुछ हलचल है कि सुबह से ही एक हलचल हम पूरे जम्मू कश्मीर में देख रहे थे। खासतौर से अगर हम जम्मू की बात करें तो इस वक्त अब शाम हो चुकी है, क्या कुछ हलचल देख पा रहे हैं जम्मू में समीर? खुदा, मैं आपको बता दूं कि अगर हम जम्मू की बात करें, देखिए मैं अगर पीछे मुड़ के देखें हम तो बीजेपी ने जब से सेंटर में उनकी गवर्नमेंट आई है 2014 में, उससे पहले उनके 3 जबरदस्त इशू होते थे और इस इश्यूज पर ही उन्होंने चुनाव जीता था, जिसमें राम टेम्पल, यूनिफाइड ये एक सिविल कोड जो है और ये जो 370 धारा 370 को हटाने की बात थी। पिछले कई दिनों से जो चर्चाएं चल रही थी और जिस तरह से फिर टूरिस्ट को वहां से निकाला गया और फिर उसके बाद अमरनाथ यात्रियों को भी जाने के लिए कहा गया, तो एक बहुत ज्यादा जिस तरह कश्मीर वैली में इसी तरह जम्मू में भी बहुत ज्यादा र्यूमर चले और ज्यादातर र्यूमर इसी बात के संकेत दे रहे थे और इशारा कर रहे थे कि हो सकता है कि ट्राइफर्केशन की बात की जाए, लेकिन धारा 370 को हटाया जाए। हालांकि 35A को भी हटाने की बात कह रहे थे कुछ लोग, लेकिन
370 को पूरी तरह से हटाने की बात बहुत कम लोग कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से आज जब अमित शाह ने ये स्टेटमेंट दिया और बिल पेश किया पार्लियामेंट में, उसके बाद जाहिर तौर पर जम्मू में जो 370 आर्टिकल 370 को हटाने की बात कर रहे थे उनमें जबरदस्त खुशी देखने को मिली। और जो झलकता है कि जिस तरह से बहुत सारी जगहों पे आज सेलिब्रेशंस भी हुई, जिसमें जहां डोगरा फ्रंट है, बीजेपी के महिला मोर्चा है, या यहाँ पे कई कॉर्नर्स में जो लोग हैं उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, बीजेपी के वर्कर्स हैं, यहाँ के आम लोग हैं। जाहिर तौर पर जम्मू का अपना एक टेस्ट है, जम्मू का हमें समझना चाहिए कि जम्मू में एक सेंटिमेंट है जो कि पहले से ही आर्टिकल 370 को खत्म करने के हक में था। हालांकि कश्मीर वैली में जाहिर तौर पर इसका जबरदस्त रद्द अमल हुआ है। वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो PDP हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या जितने रीजनल पार्टीज हैं, वहाँ पे वो उन्होंने उसके खिलाफ जबरदस्त जो है बयानबाजी की है। और हो सकता है कि जब ये कर्फ्यू हटेगा तो वो सड़कों का भी रुख करेंगे और सड़कों पर आके एहतजाज भी करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन जम्मू में लोगों में ज्यादातर हमने देखा कि खुशी ही पाई जाती है। लोग ये कह रहे हैं कि जब हमने बीजेपी के लोगों से बात की, जब हमने आम लोगों से बात की, और जहां यहाँ पे जो सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लीडरान से बात की, तो उन्होंने कहा कि 370 को हटना ही चाहिए, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक नेशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक फ्लैग की बात होनी चाहिए। और उससे क्या होगा कि जो इंटीग्रिटी है JNK की, वो जम्मू के साथ हो जाएगी, और इंडिया के साथ उसका मजबूती से जो रिश्ता है वो और मजबूत होगा। जो हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है वो मजबूत होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं हुरैरा, उसके साथ ही कुछ लोग जो जिनसे हमने बात की वो कह रहे थे कि जो स्टेटहुड छीना गया है, यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस दिया गया है जम्मू कश्मीर को, वो थोड़ा अच्छा नहीं हुआ। उनका कहना है कि स्टेटहुड होना चाहिए था, इसको बदस्तूर रहना चाहिए था, क्योंकि रियासत की अपनी एक शिनाख्त है। जम्मू कश्मीर जो है एक स्टेट के हिसाब हैसियत से एक अच्छा काम करता था, ये ताज था JNK का। और ये अगर स्टेटहुड इससे छीना गया है तो ये एक तरफ से डिमोशन है, ये एक अच्छी बात नहीं हुई है, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए अच्छी बात नहीं हुई है। और यही बात जब हमने जाहिर सी बात है कि समीर, जहां पर 370 को हटाने को लेकर लोगों में खुशी है, वहीं पर जिस तरह से स्टेट का दर्जा छीना गया है, लोगों में थोड़ी सी एक मायूसी और नाराजगी भी जरूर है। समीर, मैं चाहता हूं कि बहुत मुख्तसर में आप हमारे नाजरीन को यह बताएं कि क्या कुछ बदलेगा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए 370 हटने के बाद? बहुत मुख्तसर में मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए, मुख्तसर में अगर हम जानने की कोशिश, तो यही है कि जो लोग कह रहे हैं और जो लोगों को लगता है कि अब सेंटर का डेफिनेटली एक डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा, जिससे क्या होगा कि जो कह रहे हैं लोग, जो कह रहे हैं कि पिछले 70 सालों में जितना पैसा आया, और पैसा करोड़ों में नहीं, अरबों में नहीं, खरबों रुपयों में आया है, और खरबों रुपयों का पैसा यहाँ जम्मू कश्मीर में आया है, लेकिन वो पैसा कहाँ गया? लोग गरीब से गरीब होते गए। अभी भी लोग बिजली, पानी, सड़क, तिब्बी सहूलियात और बाकी चीजों से महरूम है। और अब उनको लगता है कि एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी, रिश्वतखोरी कम होगी, और जब डायरेक्टली सेंटर का एक यहाँ पे कंट्रोल रहेगा तो लोग जो यहाँ पे काम करेंगे, जो ऑफिसर हैं, वो अकाउंटेबल रहेंगे, और जो पॉलिटिशियंस, जो नौकरशाह है, और जो पॉलिटिशियंस खासकर, उनका जो रुतबा है वो कम हो जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ज्यादा पावरफुल रहते हैं और जो सेंटर को रिपोर्ट करते हैं। तो जब सेंटर का डायरेक्टली इंटरवेंशन होगा तो उससे क्या होगा, जब पुलिस का भी डायरेक्टली कंट्रोल सेंटर की तरफ से होगा, तो एक तो मिलिटेंसी जो यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में, जो बहुत ज्यादा मिलिटेंसी यहाँ पे पाई जा रही है, खासकर कश्मीर वैली में कई डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें कमी आ जाएगी। और दूसरा जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भी बहुत तेजी पाई जाएगी, और जिससे लोगों के जो जिंदगी का जो मियार है वो उठेगा, उनमें और बेहतरी होगी। और जो लोग जिस चीज के लिए तरसते हैं, खासकर जो रिश्वतखोरी का यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम ये कहें हुरैरा कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक तो मिलिटेंसी और दूसरा रिश्वतखोरी है। और रिश्वतखोरी में तो हमने पूरे इंडिया में अब नंबर 1 स्टेटस पाया है। तो लोगों को लगता है कि अगर यूनियन, अब जो ये चीजें बदलेगी, 370 खत्म होगा, यूनियन टेरिटरी का यहाँ पे होगा, तो लोग आएंगे यहाँ पे, इंडस्ट्री खोलेंगे यहाँ पे, वो नए नए प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, नई नई इंडस्ट्री, जिससे जॉब क्रिएशन होगा। लेकिन इसके साथ ही कुछ लोगों में ये भी कंसर्न है कि जो अपने लोग हैं यहाँ पे, जो अपने यूथ हैं यहाँ पे, नौजवान है, वो क्या कंपटीशन कर पाएंगे बाकी के लोग, बाहर
के लोगों से, और जब वो लोग जॉब के लिए यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमारे लोग पीछे चले जाएंगे। तो ये एक कंसर्न बड़ा है, न सिर्फ कश्मीर वैली में बल्कि जम्मू में भी। जो हम लोगों ने बात की, जो नौजवान है वो कहते हैं कि ठीक है आपने 370 खत्म किया, लेकिन जिस तरह से कंपटीशन है उस कंपटीशन लेवल में क्या हम आगे बढ़ेंगे, क्या हमारी जॉब जो अपॉर्चुनिटीज है उसमें कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। बाकी लोग खुश हैं कि अब डायरेक्टली मॉनिटर करेगा सेंटर, तो सेंटर की मॉनिटरिंग से क्या होगा कि यहाँ पे जिसने पिछले 70 सालों में जो पॉलिटिशियन जिन्होंने बहुत रिश्वतखोरी की, बहुत यहाँ पे पैसों का गबन किया, या जो यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए तो उस हिसाब से यहाँ नहीं की, तो जाहिर तौर पर अब चीजें बदलेंगे और चीजें मुस्बत सिमत में बदलेंगी। तो जाहिर तौर पर सभी लोग इसका वेलकम यहाँ जम्मू में कर रहे हैं। हालांकि मैंने फिर आपको कहा कि बहुत सारे लोगों के कंसर्न जम्मू में भी है और कश्मीर में ज्यादातर लोग तो इसके खिलाफ ही हैं। उनका ये कहना है कि इनके साथ दगा किया गया, इनके साथ गलत किया गया, उनके साथ फ्रॉड किया गया है। और जिस तरह के ट्वीट भी आ रहे हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला के, चाहे महबूबा मुफ्ती के, चाहे बाकी लोगों के, तो कुल मिला के अगर हम देखें तो एक मिला जुला असर, एक मिला जुला रिएक्शन फिलहाल है। और असर जो होगा वो आगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि उसमें 1-2 साल लगेंगे कि क्या जो डिसीजन आज 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने लिया है, एक हिस्टोरिकल डिसीजन जिसको कहा जाता है। और कहा जाए, कई लोग तो ये भी हुरैरा कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने जिस तरह बांग्लादेश को अलग किया, एक बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाया था, उसके बाद का आज ये सबसे बड़ा डिसीजन है। तो जाहिर तौर पर ये डिसीजन कितना बड़ा सूदमत साबित होता है, आगे लोगों की मियारी जिंदगी को कितना अच्छा करता है, कि जम्मू कश्मीर के लिए बहुत एक तारीखी फैसला है। मरकजी सरकार ने जो फैसला लिया है समीर, ये एक तारीखी फैसला है। लेकिन सवाल यही उठता है बार बार समीर कि अगर हम बात कश्मीरी पंडितों की करें और खासतौर से माइग्रेंट पंडित्स की अगर बात करें, क्या जो कदम 370 हटाने का जो कदम उठाया गया, क्या इसके बाद जो दर दर भटक रहे हैं, जो अपने ही मुल्क में एक तरह से मुहाजिर हैं कश्मीरी पंडित, क्या उनके लिए राह हमवार होगी? क्या उनके लिए आसानियां होंगी फिर अपने घरों में लौटना? देखिए, मैं अगर हम ईमानदारी से कहें तो जम्मू कश्मीर में जो आज 370 को हटाया गया है उससे कश्मीरी पंडितों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो कश्मीरी पंडित है वो पहले से ही जम्मू कश्मीर के निवासी रहे हैं, जम्मू कश्मीर के ही निवासी हैं और वो अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जरूर ये हुआ है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट उनके बारे में कोई ठोस हिकमत अमली बना सकती है, क्योंकि पहले अगर हमने देखा जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने कोशिश की थी, जमीन भी अलॉट करने की बात कही गई थी, एक लेटर भी लिखे गए थे स्टेट गवर्नमेंट को कि वहां पे जो है लैंड उनके लिए आइडेंटिफाई किया जाए। लेकिन फिर जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से रिएक्शन हुई, सेपरेटिस्ट ने रिएक्शन की, उन्होंने उसको अपोज किया, उन्होंने कहा कि हम कॉलोनीज टाउनशिप्स नहीं बनने देंगे। तो अब जाके अगर सरकार जो है, क्योंकि केंद्र सरकार डायरेक्टली मॉनिटर करेगी हर एक चीज को, उनका ज्यादा कंट्रोल रहेगा, तो हुरैरा लगता है कि अगर कश्मीरी पंडितों की तकदीर और तस्वीर बदलेगी तो वो आगे बदल सकती है। लेकिन उसके लिए सरकार को ठोस इकदाम उठाने पड़ेंगे, सेंटर को उसमें और ज्यादा चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन फिलहाल मुझे जो लगता है कश्मीरी पंडितों को, हालांकि मरकजी सरकार ने इतना बड़ा और इतना अहम फैसला लिया है, लेकिन अगर वाकई में जम्मू कश्मीर के अवाम की तकदीर भी बदलनी है इस तस्वीर के साथ, तो जाहिर सी बात है कि और अहम फैसले लेने होंगे और संजीदगी के साथ यह कदम एक तरह से मुस्तकबिल में उठाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर भट्ट मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो जिस तरह से समीर बता रहे थे कि जम्मू की खासतौर से बात करें तो लोगों में एक खुशी जरूर है 370 से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन लोगों में एक इस बात को लेकर मायूसी भी है कि एक स्टेट का जो दर्जा होता था वो दर्जा अब उनसे छीन गया है और वो अब एक तरह से यूनियन टेरिटरी के ही अवाम और बाशिंदे बनकर रह जाएंगे। तो एक तरफ खुशी का माहौल है और दूसरी तरफ थोड़ी सी मायूसी भी है। लगातार न्यूज़ 18 उर्दू की नजर इस बड़ी खबर पर बनी रहेगी। यहां पे फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे।